सो कंपार्टमेंट पेपर ईयर 2023 जो जुलाई में हुआ है, ठीक है, अब उसके सोल्यूशन मैं पोस्ट करने लगा हूँ फर्स्ट 5 चैप्टर्स के, ठीक है, अप टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर के, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑप्टिक्स का है, वो नहीं हमने करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी बात कर रहा है, वेलोसिटी प्लेन में आई कैप जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड में एक्स आई प्लेन में गिवन है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो पहले भी ऑलरेडी क्वेश्चन मिला था जिसमें इलेक्ट्रॉन था। एक हिडन पॉइंट है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की बात जब करेंगे ना, तो चार्ज आपने जो लेना है क्यू आपने कितना लेना है -c। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी आएगी अगर हम नोट करें, तो वो फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू कितना आ गया -c, तो डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे करेंगे। दिस इज़ आई कैप जे कैप के कैप, और वेलोसिटी वी एक्स वी वाई है, दिस इज़ वी एक्स वी वाई, दिस इज़ ज़ीरो, एंड ये बी एक्स माइनस बी वाई, बी एक्स माइनस बी वाई ज़ीरो, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट निकालेंगे -e, तो पहले आई कैप के साथ कंपोनेंट जो आएगा वो आपको ज़ीरो आएगा, फिर जे कैप के साथ जो आएगा कंपोनेंट वो भी कितना आना है, ज़ीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होती है प्लेन के परपेंडिकुलर, द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी उसके परपेंडिकुलर, दैट इज़ इन के कैप। तो जो लास्ट में के कैप आना है उसमें देखो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट आई विल गेट, मेरे को क्या मिलेगा, -vx by -bx vy, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकाल लें, तो ई वी एक्स बी वाई प्लस बी एक्स वी वाई के कैप। तो आंसर ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, ये वाली, ठीक है। तो जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के आगे ये नेगेटिव साइन नहीं मेंशन किया ना, ये वाला, उसका आंसर ये वाला बन जाना है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये क्या है, रॉन्ग है, ये करेक्ट है डी, ठीक है। फिर भी कहते हैं मैग्नेट को ना दो पोल पीसीज में कट कर दिया, इक्वल है पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस। देखो मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस कौन होता है, ये मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है साउथ, तो कट ऐसे किया, तो जब कट करेंगे दो नए मैग्नेट्स बन जाएंगे, तो मैग्नेटिक लेंथ तो दोनों की क्या होगी, सेम होगी, बट जो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे m थी, यहाँ पे -m थी, अब कितनी होगी, m/2 एंड -m/2 ईच। मैग्नेटिक लेंथ पहले भी सेम थी, अब भी क्या है सेम। तो जो उन्होंने कहा विच रिमेन अनचेंज, अनचेंज क्या रहेगा, देखो पोल स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो जानी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो रॉड का मास हाफ हो गया ना, तो मोमेंट इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या होता था, ml²/12 होता है ना, अबाउट सेंटर रोटेट करते हैं, तो मास हाफ हो गया तो वो भी चेंज हो गया, तो ये भी गलत हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है, मतलब मैग्नेट कितनी स्ट्रेंथ है, आई, जो आई होता है। मैग्नेटिक मोमेंट, और इन दोनों में ऑप्शन रहेगी। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है कैपिटल एम, वो क्या होता है, स्मॉल m इंटू द लेंथ। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m' क्या हो गया, m/2 इंटू एल हो गया हुआ, ठीक है। तो ये भी चेंज हो गया, ये भी नहीं है, तो कौन बचा फिर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच इज़ नोन एज आई वेक्टर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर पढ़ते हैं ना, तो वो सेम रहेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या कर जाएंगी, चेंज, ठीक है। और ये मेरे को कोई लर्न नहीं था, ये मैंने बाकी ऑप्शन को रिजेक्ट करके बनाया, बाकी कोई एक्सेप्ट हो नहीं रही, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोई नहीं है इस पेज पे जो हमारे फर्स्ट पार्ट में आए, ये भी नहीं है, इनमें से ये आया, देखो इसमें रजिस्टर एमीटर नहीं, एसी, ये एसी सर्किट्स का क्वेश्चन है, ये भी नहीं है अभी। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, प्लेन लूप रोटेटेड, सारे अलग 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 चैप्टर्स के हैं, ठीक है। फिर मेरे पास रीजन, अच्छा रीजन सर्शन में मिल गए सेमीनेटर। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपको पता कितना होता था, अल्फ़ा होता है, वो मेटल्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है वो नेगेटिव, और इंसुलेटर के भी क्या होता है नेगेटिव। इसका मीनिंग ये होता है कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री और इनिशियल रेजिस्टेंस 1 + α/T। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी, अगर अल्फ़ा नेगेटिव तो रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगी। तो कहता है वो कॉफिशिएंट जो है ना मेटल्स के लिए पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। रीज़न कहते हैं चार्ज के मेटल में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं और सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है, ये गलत हो गई स्टेटमेंट। सेमीकंडक्टर में
पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरियर भी होते हैं। ये वैसे ही गलत है स्टेटमेंट। तो ओनली असर्शन इज़ ट्रू, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। ठीक है, अब देखो कहता है प्लेनर लूप है, एक इरेगुलर शेप है, करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर। कहते जैसे ही उसके पेंडिकुलर रखा ना, वायर फ्लेक्सिबल थी तो उसने ना कौन सी शेप अटेन कर ली? सर्कुलर। अब वो देखते हैं क्यों सर्कुलर अटेन की, ऐसे रैंडम सी शेप है वायर की। ठीक है, सो करंट की डायरेक्शन ये चूज़ कर लो, ऐसे जा रहा है करंट। सो करंट अगर ऐसे जाएगा, ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कहाँ पे? आउट। ये जो डॉट्स, ग्रीन डॉट्स हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई भी पॉइंट देख लो, मैंने ना ये वाला रीजन देखना है, आई विल लुक फॉर दिस रीजन ओनली। ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसको मैं और शार्प कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट, ये हाईलाइट किया ना मैंने, दिस इज़ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। स्मॉल पार्ट है, बड़ा छोटा सा पार्ट है, इसका लेंथ कितनी होगी? DL। ठीक है, सो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी DL की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आउटवर्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इस जगह पे अगर आप फोर्स निकालो तो कौन सा लॉ यूज़ करोगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे ना। तो जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे ना, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को किसकी तरफ रखना है? आपकी जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स क्या पॉइंट करेंगी? सारी फिंगर्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लो, वो पॉइंट करेंगी DL की डायरेक्शन। ठीक है, और उसको कर्ल करो, कहाँ कर्ल करना है? आउट, क्योंकि आउट कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर थंब जो होगा, देखना थंब कहाँ आएगा? इनवर्ड। इसको आप कह सकते हो, मैं अगर सोचूं ये क्या होना है, थंब होगा टुवर्ड सेंटर, लूप के सेंटर की तरफ। दिस मीन्स दैट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी ये होगी। ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो ये मैं वीडियो में शो करता हूँ। देखो ऐसे आपने प्लेस करना है। तो जब आपने अपना हाथ ऐसे रखा है ना, ठीक है, तो ये आपकी फिंगर्स कहाँ पे हैं? DL की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड आउट थी, आपने ऐसे कर किया, थंब आया इस साइड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती तो फोर्स कहाँ लगती? आउटसाइड। यहाँ तो आउटसाइड लगनी है प्लेन के, यहाँ इनसाइड। ऐसे करने में क्या होना है? हर पार्ट पे नोट कर लेना, हर पार्ट पे फोर्स कहाँ लगेगी इस केस में? इनवर्ड। सारे पार्ट पे फोर्स कहाँ लगेगी? इनवर्ड। नेट फोर्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में क्या हो जाएंगी? बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली इसने शेप कौन सी अटेन कर लेनी है? ऐसे सर्कुलर। चाहे करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो नेट फोर्स कहाँ लगेगी? फिर आउट लगनी शुरू हो जाएगी। अभी मैंने इनर लगाई ना, फिर आउट लगेगी, वो भी स्ट्रेच आउट करके क्या कर देगा इनको? ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो पहली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पॉइंट करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन रेडियल आउटवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स पे जो फोर्स होगी रेडियल आउटवर्ड। रेडियल आउटवर्ड अलॉन्ग द रेडियस। ठीक है, रेडियल आउटवर्ड ही है, यहाँ तो रेडियल आउटवर्ड होगी, यहाँ रेडियल इनवर्ड। अब एक क्वेश्चन है, मैंने जो इस पहले वाले क्वेश्चन में किया, मेरी सारी फोर्सेस क्या थी? रेडियल इनवर्ड। सेकंड, जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड है, बट अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाए सराउंडिंग्स में? आउटवर्ड इनवर्ड आ जाएंगी ना मैग्नेटिक फील्ड जब मेरी, तब सारी फोर्स क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। इस स्टेटमेंट में ना कहीं पे भी नहीं लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एक सर्कुलर इरेगुलर शेप रखोगे, वो शेप कौन सी अटेन कर लेगा? सर्कुलर। बट जो रीज़न है, रीज़न इज़ ओनली वैलिड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनवर्ड एंड करंट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रीज़न वैलिड नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, असर्शन हर जगह एप्लीकेबल है। पेपर में अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको आता है, आपको करेक्ट आंसर नहीं पता, अपने जो भी चॉइस, जैसे मैंने जो बोला है कि ये वाली ऑप्शन नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही? ड्यू टू दिस रीज़न, करंट की डायरेक्शन एक बार फोर्स इनवर्ड लग रही है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्स की तो आउटवर्ड होगी। तो आप एग्जामिनर को शो करके लिख के दिखाओ। ठीक है, तो एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, डेफिनेटली ही विल गिव यू नंबर। बट सिंपल आंसर लिखना, आंसर इनकरेक्ट हो गया, आंसर की में कुछ और है, आपको कुछ और बन गया, नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर ठीक है, आपने लिखना है कि पहले अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स रेडियली इनवर्ड है, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने इन्वर्ट कर दी तो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो रीज़न इज़ नॉट करेक्ट इन एवरी स्टेटमेंट, तो इसका ओनली ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइम पेपर में MCQ में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसका आंसर मल्टीपल बनते हों, आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो अपना आंसर जस्टिफाई करके लिख दो MCQ के साथ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो है नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन इसमें मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, हाँ ये देखो कहते दो आइडेंटिकल बार हैं, एक पैरामैग्नेटिक है दूसरा डायमैग्नेटिक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, शो द डायग्रामेटिकल मॉडिफिकेशन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्रामेटिकली मॉडिफिकेशन शो करनी है। देखो अगर तो आपने यहाँ पे पैरामैग्नेट रखा, ये पैरामैग्नेट रखा, ओरिजिनली यहाँ पे क्या हो रहा था, ओरिजिनली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। तो देखो सारी लाइंस क्या हैं, पैरेलल मिल रही हैं आपको, इक्वल डिस्टेंट, ठीक है, सारी पैरेलल हैं। बट इसके आने से ना, पैरा से आने से क्या होना है, मैं इसको वो शो करता हूँ, दूसरे कलर में शो कर देता हूँ। पैरा के आने से क्या होगा कि ये तो ओरिजिनल था ये केस, ठीक है, पैरा जब आ गया ना तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट ही हैं, बट कुछ मैग्नेटिक पैरा से अंदर से एंटर होकर निकली, ये तो सीधी निकल जाएगी, कुछ ये वाली ये फिर से अंदर से होकर निकल गई, और ये सीधी। तो ये डायग्रामेटिकल चेंज आना है कि पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड बट स्लाइटली, ठीक है। तो ये वाला केस ख़त्म हो गया। इसके बाद मेरे पास लास्ट वाला गया, अगर मेरे पास कौन सा मटेरियल आ गया, ये डाया आ गया। डाया ने क्या करना होता है, रिपेल करना। तो ओरिजिनल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जा रही है, ये भी जा रही है, जो ये वाली हल्की से डेविएट होकर बाहर को चलेगी, आएगी कुछ अंदर, बट थोड़ा पैटर्न तो फ़र्क पड़ेगा ही ना, ओवरऑल डिफरेंस। तो ये पेपर एग्जामिनर चाहता है आपसे इस केस में, ठीक है। तो ये आपने ये ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। सो हाउ आर टू मटेरियल अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो डायमैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट पैरामैग्नेटिक की टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो आया ये वाला, कहता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लक्स आर गॉसियन सरफेस 2, 5 एंड 5। इनवर्ड फ्लक्स का मीनिंग होता है जो अंदर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा इनवर्ड वाला सॉरी वो नेगेटिव बनेगा, कि इनवर्ड का फ्लक्स आने का मतलब अंदर जा नहीं है लाइन्स। लाइन्स हमेशा कहाँ एंटर करती है, नेगेटिव साइड पे, और जो लीव करती है हमेशा फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो इनवर्ड फ्लक्स -2, 5, आउटवर्ड फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। फ्लक्स इज ये टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, अलजेब्रिक एडिशन होनी है, टोटल फ्लक्स क्या बन जाना है, इसका मतलब टोटल ओवरऑल फील्ड ज़्यादा एंटर कर रही है, लीव कम कर रही है, मीन्स अंदर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। और क्लोज सरफेस में जो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स से इक्वल आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज कितना आ जाएगा इस केस में, बाय गॉस थ्योरम 5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो उसने यही पूछा व्हाट इज द नेट चार्ज इनक्लोज, वो आपको सामने लिख के दे दिया। तो आपने पेपर में ये ज़रूर लिखना, जब ये रिलेशन लिखना ना, ये यूज़ करना, तो यू हैव टू मैंशन गॉस थ्योरम। इफ़ नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द सरफेस जीरो, अगर नेट जीरो होता, कैन इट बी कंक्लूडेड देयर विद नो चार्ज इनक्लोज, यस। क्यों, बाय गॉस थ्योरम। जितनी लाइन्स एंटर करेंगी उतनी लीव कर गई, तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया है कि टोटल फ्लक्स कितना हो गया, ज़ीरो, तो क्यू इनक्लोज भी कितना हो गया, ज़ीरो। तो ऐसे करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ये वाला क्वेश्चन, व्हेन इज़ मोर पावर, ये जस्ट आफ्टर, ये तो EMI का भी नहीं करना। ये वाला क्वेश्चन कहते हैं बैटरी को ना आपने पहले सीरीज कम्बिनेशन कनेक्ट किया है, पैरेलल कम्बिनेशन में, फिर तीनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज देन गए पैरेलल में। तो पूछा कि किस में पावर मैक्सिमम डिसिपेट होगी। देखो पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है V²R, एक होता है पावर V²/, एक होता है I²R। पहले वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपने तीनों को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। तो पैरेलल का मीनिंग हो गया कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और सीरीज़ का मतलब हो गया करंट सेम, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसका मीनिंग सीरीज सर्किट में सबसे ज़्यादा किस में आएगी ये डिसिपेशन, तो सीरीज़ में PS3R क्या होगी, मैक्सिमम, और पैरेलल में डिसिपेशन 1/R मैक्सिमम होगी इन मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने एक्सप्लेन करा ना, दोनों फॉर्मूले लिखने हैं, सीरीज पैरेलल के बारे में बता देना। 2 मार्क क्वेश्चन बहुत ईजी है, ग्रेड 10 लेवल का क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन उन्होंने +2 में डाला था इस बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी लग रही है, कहाँ लग रही है, एक्स एक्सेस। कहता है OBA ना 3 पॉइंट्स हैं जिनके XY कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं स्पेस में, पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉइंट्स के ऊपर निकालना है। देखो कैसे निकालना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देखो। पॉइंट्स को पहले प्लॉट कर लेते, 0, 0, 4, 0 एंड 3, 0। पोटेंशियल डिफरेंस वी नीड टू कैलकुलेट, तो ये आएगा मेरे पास ऐसे,
तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया। कोऑर्डिनेट कौन से दिए हुए? 0 0 4 0 0 3। सो 0 0 4 0 ये ए पॉइंट और 0 3 बी पॉइंट, ठीक है। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है? ये है ना 500 न्यूटन पर कूलम आई कैप, ये होती है। हमें ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सबसे पहले। अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी ओ निकालना है ना, तो रूल होता है माइनस ओ टू ए ई डॉट डी आर, ठीक है। सो ओ टू ए है, ओ के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0 0 और ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4,0। मीन्स वी आर मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिर्फ एक्स में ही चेंज आता, वाई में तो कोई चेंज नहीं आता। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 500 आई कैप, और डी आर भी क्या बन जाएगा? डी एक्स। सो वी ए माइनस वी ओ कितना आ गया? 500 बाहर आ गया, नेगेटिव डी एक्स की इंटीग्रेशन, सिर्फ एक्स की इंटीग्रेशन पार्ट की, एक्स 0 से कहाँ तक है? 4 तक। डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गई? -500 एक्स, अपर लिमिट कितनी है? 4, लोअर कितनी है? 0। वैल्यू पुट करोगे तो -2000 वोल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, क्योंकि ई आपने पढ़ा हुआ है, ये जो ये नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस है ना यहाँ पे, वो यही है, ई ऑलवेज इंक्रीज इन द डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसका मीनिंग अगर ई अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, ओ से ए तक जाते पोटेंशियल ने कम ही होना था। मीन्स ए पे पोटेंशियल कम, ओ पे ज़्यादा, तो आंसर नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं वी बी माइनस वी ओ निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगा फॉर्मूला? माइनस ओ टू बी तक जाना है, ई डॉट डी आर। जब हमने ओ टू बी जाना है ना, तो डायरेक्शन देखो लॉन्ग वाई एक्सिस मूव कर रहे हैं ना, ओनली डी वाई विल बी देयर, डी एक्स तो आना ही नहीं। तो -500 लिमिट क्या होगी? वाई 0 से वाई 3 तक, 500 आई कैप डॉट डी वाई जे कैप, ठीक है। एक्स अब नहीं आया क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्स होता ही नहीं है। इंटीग्रेट किया 500, यहाँ से कितना आंसर आ गया? सॉरी। सो 500 बाहर आ गया, सो डी वाई अपर उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी वाई की इंटीग्रेशन कितनी आ गई? वाई लोअर लिमिट कितनी है? वाई 0, अपर कितनी है? 3। वैल्यूज़ पुट करेंगे -1500, आपके पास वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी 0, ठीक है। अब मेरे पास आंसर मैं देखता हूँ पूछे क्या हुए हैं। देखो एक तो ओ एंड ए में पूछा, एक ओ एंड बी में, दोनों निकाल दी, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला तो हमने देखा ही हुआ है, ये कैसे यूज़ करना, ये वाला मेन, इसको अप्लाई हमने अब किया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप कैसे करना है इसको नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 3 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, वर्टिसेस ए बी सी हैं, ट्राइंगल की साइड इक्विलेटर 1 है, A1 B1 C1 उनके मिड पॉइंट्स हैं, ए बी बी सी सी ए के। कहते हैं नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लो, चार्जेस को उनके मिड पॉइंट तक लेके आना है। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, कंजर्वेटिव होती है। एवरी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आनी है ना, चार्जेस सारे आइडेंटिकल है ना, नहीं Q1 Q2 Q3 हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी याद है ना आपको, 3 अगर ट्राइंगल के एक वर्टिसेस पे हो ना, 3 जने हों, तो बड़ा सिंपल होता है लॉजिक के बाहर आ गया, डिस्टेंस अभी में सेम है 1 मीटर, वो बाहर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी पहले आ गई Q1 Q2 में, फिर आ गई Q1 Q3 में, फिर आ गई Q2 Q3 में। इसका सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो सॉल्व करके आपके पास आएगा, ये आ गई आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ करना है, ठीक है। वो बेसिक मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट्स को यूज़ करके ऐसे ट्रायंगल बन गई, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, यहाँ लगा दो अपनी वो वाली सिमिलर ट्रायंगल्स की। अगर ये पूरी साइड कितनी है? 1 मीटर है ना, ये भी कितना है? 1 मीटर,
तो ये मिड पॉइंट को जब लाइन ज्वाइन करती है ना, तो आपने पढ़ा हुआ है लाइन ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, मीन्स ये 1/2 होगी, ये साइड भी कितनी होगी 1/2, ये भी कितनी होगी। तो जो नई पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना आपकी यू फाइनल सब सेम रहेगा, बस के नीचे 1/2 आ जाना। बाकी चार्जेस का ओरिएंटेशन Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3 वो बिल्कुल सेम रहना, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस क्या होती है, के Q1 Q2 बाय आर होती है, सेम आ गया। इसके बाद क्या करो आपने वर्क डन निकालना, वो माइनस डेल्टा यू है, मतलब माइनस यू एफ माइनस यू आई। और आप एक चीज़ नोट करो कि जो यू एफ है वो एग्जैक्टली डबल है यू आई से, ठीक है, 2 पर चला जाएगा ना। तो यू एफ माइनस यू आई जब सॉल्व करेंगे तो ये -2 टाइम्स यू आई आ जाना है, माइनस यू आई, तो कितना आ जाना है आंसर ओनली माइनस यू आई, बस इतना। तो जो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो -k/1 थी और सारे चार्जेस का प्रोडक्ट थी Q1 Q2 Q2 Q3 प्लस Q1 Q3, वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो होप सो आपने नोट कर लेना, बड़ा सिंपल है। ऑलमोस्ट इस साल जितने पेपर से ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन आए ही हुए हैं। अभी इन्होंने वर्क डन पूछ लिया, कल को पेपर में हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर पेपर में स्क्वायर के ऊपर आ जाए, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस पड़े हुए हैं। नाउ यू हैव टू पुट द 4 चार्जेस एट द सेंटर ऑफ द साइड्स। अभी पहले 3 चार्जेस 3 पेयर बने ना, स्क्वायर में बनते हैं 6 पेयर्स, 4 एजेस पे 2 डायगोनल्स पे, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ये वाला आइडेंटिकल लूप। हाँ, ये रोटेशन इवेंट यूज है नहीं गलवेनो में। हाँ, कहते गलवेनोमीटर को ना करंट डायरेक्टली नहीं मेजर करवाना। उसका रीज़न क्या होता है कि गलवेनोमीटर ना कौन सा डिवाइस है, सेंसिटिव है। स्मॉल करंट के में तो वो चल जाता है, ज़्यादा करंट दोगे वो बर्न हो जाएगा। सेंसिटिव डिवाइस होने का मीनिंग है आपने ज़्यादा करंट दे दिया, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आने में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो सेंसिटिव डिवाइस है, इसलिए नहीं यूज़ करना, उसको चेंज करना ही पड़ना आपको, ठीक है। कहते शुड द वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ गैल्वेनोमीटर बी लो। उसका रीज़न क्या है, हमने क्या करना, देखो अगर आपने 0 से आई एम्पियर रेंज का बनाना है गैल्वेनोमीटर, तो आपकी जो शंट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी होता है ना। तो अब नोटिस करो आपका करंट जो मैक्रोस्कोपिक करंट है जो आई माइनस आई जी होता है ना, आपने ये लिखना है रीज़न, आई माइनस आई जी लार्ज है, बहुत बड़ा होता है। उसका रीज़न है कि आई जी जनरली होता है 10⁻³ एम्पियर मिली एम्पियर या उससे भी कम, और नॉर्मल करंट कितना होता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर। आप अलग अलग आपने लैब में एमीटर देखें, 0 to 1 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर, 0 to 20 एम्पियर। 1 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर है, ये सारे क्या हैं गैल्वेनोमीटर में जो सेफ करंट है 10⁻³ एम्पियर, उससे कितने टाइम हैवी है ना, एटलीस्ट 1000 टाइम्स। तो ये गैप बड़ा लार्ज है, ये वाला ये गैप लार्ज है, ये इसको लार्ज होने में फिर शंट को क्या होना पड़ना है, लीस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपने देनी है फॉर रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ द करंट विच इज इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड 1 एम्पियर 10 और 20 एम्पियर, आई माइनस आई जी शुड बी लार्ज इनफ। ये बहुत लार्ज है तो उसको कंपेंसेट करने की शंट को क्या होना पड़ना है, कम होना पड़ना, ठीक है, इसलिए वो लो लगाते हैं। कहते रीडिंग शोन बाय एमीटर इज लेस और मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग द सर्किट, ठीक है। अब वो देखते हैं क्या होता है। देखो जब भी करंट आता है ना सर्किट में, ए कोई कोई करंट आए आ रहा है मेरे पास, वो एमीटर में एंटर करके निकल गया, तो बेसिकली एमीटर के अंदर जाके क्या होता है, ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है और एक रजिस्टर लगा होता है ये, ठीक है। तो टोटल करंट का बहुत सारा पार्ट जो होता है ना, टोटल करंट का मेजॉरिटी पार्ट नीचे क्रॉस करता है, ऊपर सिर्फ आई जी क्रॉस करता है जो कि बड़ा कम होता है। नीचे कितना होता है, आई माइनस वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे शंट लगी होती है, बट स्टिल आपको होता है ना रेजिस्टेंस तो लगी हुई है। हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, कितना करंट फ्लो करना है उसका स्क्वायर इंटू एस इंटू टाइम टेकन, आई स्क्वायर आर टी। तो आपने लिखना है कि ऑल्दो करंट सर्किट में जो रेजिस्टेंस शंट में निकलना बड़ा कम है, बट स्टिल अगर मैथमेटिकली जाएँ देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, तो करंट थोड़ा सा कम होगा ही होगा, ठीक है, चाहे वो माइन्यूटली हो 0.3 डेसिमल में 5th डेसिमल में जाके चेंज है, बट आएगा तो है, वो मेजरेबल नहीं होता, बड़ा कम होता है, ठीक है। सो स्मॉल लेस है बट वेरी माइन्यूट, बहुत कम लेस होता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन देखें कौन सा हमारे पास है इसमें।
इलेक्ट्रॉन वाल ये भी नहीं है काइनेटिक एनर्जी। फिर नेक्स्ट टेलीस्कोप आ गया। ओके, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया पूरा। उसे पूछ लिया करंट और टेलीस्कोप में रिलेशन बताओ, ये वो वाला रिलेशन आई इक्वल टू NaEVD, ये प्रूव करना है। कहता है इसको यूज़ करके ना एक्सप्लेन द वेरिएशन रेजिस्टेंस विद राइज इन टेम्परेचर बताओ। वो कैसे आती है, अगर VD की वैल्यू पुट कर दोगे ना तो ये बन जाएगा NaE स्क्वायर टॉ बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ML अपॉन NaE स्क्वायर टॉ करंट इक्वल टू V आ गया। ये एक्सप्लेन में करना है एग्ज़ाम में। और ये जो क्वांटिटी है ना ये सारी, ये कौन आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। सो मेटल्स में ना लेंथ चेंज हो सकती है, एरिया चेंज हो सकता है, टाउ चेंज होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ और टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्स होने का टाइम कम हो जाएगा। ये जो टाउ होता है ना, ये टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये कम हो गया, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होगी, हाई होगी। तो ये पेपर में ये एक्सप्लेन करना है, लास्ट में ये लिखा हुआ है कि वेरिएशन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बताओ। इंक्रीज़ करोगे टेम्परेचर, टाउ कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, शूट हो जाएगी। किसकी, मेटल्स की। बट अगर पेपर में नॉन मेटल के ऊपर आ गया ना क्वेश्चन, तो याद रखना नीचे आपने ये चीज़ लिखनी है कि जो N होता है ना नंबर डेंसिटी, मेटल में केस में वो क्या होता है, कांस्टेंट, वो नहीं चेंज करता। बट ये सेमीकंडक्टर में क्या होता है, N इंक्रीज मैनी फोल्ड मतलब सीधा ही 10-12 टाइम होता है, मैनी फोल्ड्स विद स्मॉल राइज इन टेम्परेचर। थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ गया ना तो N बड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टाउ तो आपने हो गया कम, बट आपके पास जो टाउ तो हो गया कम, बट आपकी नंबर डेंसिटी कम से कम 4-5 टाइम बढ़ जाएगी। तो नंबर डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई, डिनोमिनेटर ओवरऑल क्या हो गया, बड़ा हो गया, रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। बट मेटल्स में N चेंज नहीं होना, ठीक है। किरचॉफ लॉ आ गए, यूज एंड ऑब्टेन। देखो व्हीटस्टोन सर्किट पूछ ले और ये पेपर में क्वेश्चन आना है, हर पेपर में आता है, हर स्कूल के एग्जाम में व्हीटस्टोन आता है, इसको प्रूव करना आना चाहिए सभी को। किरचॉफ लॉ लगाओ और MN TO और SP में करंट निकाल लो। तो किरचॉफ लॉ अगर लगाना ना इस पर हमने, तो क्या आएगा मेरे पास, पहली ब्रांच में बैटरी में करंट निकाल दो I1, दूसरी ब्रांच में करंट निकाल दो I2। यहाँ से I2 ऊपर जाएगा, यहाँ से I1 जा रहा है, तो मीन्स यहाँ पे कितना चला गया, I2 माइनस I1। यहाँ पे भी कितना आ गया, I2 माइनस, वापस यहाँ से आ रहे हैं I1 आ गया, ये दोनों ऐड होके नीचे कितना करंट जाएगा, I2, ठीक है। पहले ही कर लिया। मैं एक मैश में ये करके दिखाता हूँ, मैश में कैसे करंट निकालना। देखो मैश 1 में लगाते हैं, आपने कोई भी पॉइंट से शुरू हो जाना है। जैसे शुरू हुए हैं M पॉइंट से, तो सबसे पहले VM माइनस VN। देखो VM माइनस VN में जब जाना तो VN डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको ना सेल देखना है, एक सेल है ना ये, तो इस पॉइंट को लेबल कर दो। इन्होंने लेबल किया नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ MN TSPO किया हुआ। इस पॉइंट को लेबल कर दो A, इस पॉइंट को लेबल कर दो B। जितने डिवाइस हैं सारे लेबल्ड होने चाहिए। तो VM माइनस VA जब करेंगे, नोटिस करो M पॉइंट पे लो पोटेंशियल है एंड A पॉइंट पे क्या है, हाई पोटेंशियल। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो लो में से हाई कितना आएगा, -8 वोल्ट, ठीक है। तो -8 वोल्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। लो माइनस आएगा, रैम इज़ कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल, A इज़ कनेक्टेड टू हाई। फिर मेरा नेक्स्ट आया VA माइनस VN। देखो A से N तक ना करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस है, हमें किरचॉफ ना वोल्टेज चाहिए होती है। वोल्टेज या तो सेल की EMF होती है या IR होता है। A to N में करंट है I1, रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो I1 इंटू 2 करेंगे तो 2I1 आएगा। चेक करना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो कैसे पता चलेगा, करंट A से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, N में। A से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, N में। तो अगर करंट A से निकल के कहाँ जाएगा, N में जाएगा, तो हाई पोटेंशियल कौन होगा, A, लो पोटेंशियल कौन होगा, N। तो हाई में से लो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आना है, ठीक है।
एन और ओ में कुछ नहीं लगा हुआ, ना सोर्स है ना रजिस्टर, कुछ नहीं करना। फिर ओ से टी, तो पहले एन वी एन माइनस वी ओ कर लेते हैं, वो तो ज़ीरो ही आ जाना है। फिर वी ओ माइनस वी टी। अब देखो ओ से टी तक ना करंट जा रहा है ऐसे टी टू ओ, बट हम वी ओ माइनस वी टी लिख के बैठे हुए हैं, तो हम लो में से हाई माइनस करने के चक्कर में हैं। तो आंसर क्या आना है, दैट इज़ नेगेटिव। कितना नेगेटिव आना है, करंट कितना आई टू माइनस, यहाँ पे आई टू करो, इसको ठीक करो, ये कितना आपके पास आई टू माइनस आई वन, तो 4 ओम, तो ये -4 इंटू आई टू माइनस आई वन। और लास्ट वी टी माइनस वी ए करेंगे, उसमें फिर से नहीं कुछ लगा हुआ, देखो ध्यान से, वी टी माइनस वी एम रादर, वी टी माइनस वी एम में कुछ नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट एम से शुरू के फाइनल भी एम में आ गए, इन सबको क्या कर दो, ऐड करो, ये साइड ज़ीरो आ जाएगी, ये क्या बनेगा -8 प्लस 2i1 -4i2 प्लस 4i1। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6i1 -4i2 -8 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये इक्वेशन अपने साइड पे हम यहाँ लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 का क्या आ जाएगा, 3i1 -2i2 -4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये मैश 1 में मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इरेज कर दूँगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है। मैंने अब इसको कर दिया इरेज। अब मैं कहाँ आऊँगा, मैश 2 में। मैश 2 में मैं स्टार्ट कहाँ से हुआ, वी टी माइनस वी ओ से हो गया। करंट भी देखो T2 हो जा रहा है, मैं भी वी टी टू माइनस वी, हाई में से लो ही कर रहा हूँ, तो मेरे पास पॉजिटिव I2 माइनस I1 इंटू 4 होना है विद पॉजिटिव। फिर VO माइनस OP, देखो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप एंटी भी जा सकते हो। ये ज़ीरो, इसमें कुछ कनेक्टेड नहीं है। फिर VP माइनस VB, ये देखो VP माइनस VB में करंट P टू B जा रहा है ना, कितना I2 जा रहा है, P हाई पे है B लो पे है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि मैं हाई में से लो माइनस कर रहा हूँ। I2 1 ओम रजिस्टर था, 1 नहीं आना है, ठीक है। फिर VB माइनस VS, देखो मेरा B एंड कनेक्टेड है लो पोटेंशियल पे और S एंड कनेक्टेड है हाई पे, बट मैं VB माइनस VS कर रहा हूँ, लो माइनस हाई -4। और फिर VS माइनस VT कितना आ गया, 0। अब फिर से आपने इन सभी को क्या कर देना है, ऐड करोगे, इस साइड फिर से 0 आ गई, और ये क्या आ गया, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, I2 माइनस I1 इंटू 4, I2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5I2 माइनस I1 माइनस 4 आ गई। तो दो इक्वेशन आ गई, यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे, ये कितनी आई है, 5I2 माइनस I1 है, तो ये आ गई -I1 प्लस 5I2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करोगे तो आपके पास I1 I2 सब आ जाएगा, तीनों ब्रांचेस में आप करंट निकाल लोगे, ठीक है। ये था किससे, कर्शफ से। इस क्वेश्चन को बिना कर्शफ से भी कर सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर बिना कर्शफ से करना है तो क्या करना पड़ना है, बहुत सिंपल है। देखो एक ब्रांच ऊपर ये है, एक ब्रांच कौन सी नीचे ये, इन दोनों को ऐसे कर सकते हैं, और ये मिडल वाली ब्रांच अलग कर दी। ये 4 ओम हो गया, ये हो गया 8 वोल्ट 2 ओम, ये हो गया 4 वोल्ट 1 ओम। तो पहले हम ये दो सेल्स पहले में लगे हुए हैं ना, इनकी इफेक्टिव ईएमएफ निकालते हैं। तो इफेक्टिव ईएमएफ कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था, क्योंकि दोनों के टर्मिनल देखो, ये लो है ये क्या है हाई है, तो मॉड आना क्योंकि माइनस करना पड़ना है। फॉर्मूला क्या होता है, E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 माइनस प्लस 1/R2। रेजिस्टेंस का कोई पोलैरिटी नहीं होती, वो हमेशा ऐड ही होते हैं, बट वोल्टेज की पोलैरिटी देखो, वो सेम साइड पे, एक साइड पे पॉजिटिव एक नेगेटिव जुड़ा है, एक क्या जुड़ा है, तो एक ने ऐड एक ने सब्ट्रैक्ट होना है। बड़ा कौन सा होगा वो हमें पता नहीं है, हम वो देखेंगे। तो मैं सॉल्व करता हूँ 8/2, तो मैं जब आंसर निकालूंगा ना इसका,
मैं नोटिस किया ये आ गया 8/2 माइनस 4/1 मॉड, और मैंने इवेंचुअली नोटिस किया कि ये तो 1/2 प्लस 1/1 हो गया। 8/2 और 4/1 तो 4 है, तो आंसर कितना आ गया 0। इसका मीनिंग इफेक्टिव वोल्टेज नहीं है, इसका मीनिंग दोनों की इफेक्टिव वोल्टेज कितनी है 0। इट सर्किट जो है ये बना है, ये सिर्फ कैसा बन रहा है, ये सिर्फ ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ क्या लगा हुआ है मेरे पास, एक रजिस्टर लगा हुआ है बस, और नीचे रजिस्टर जो 4 ओम है, और इस जो इन दोनों के पैरेलल की रेजिस्टेंस होएगी मेरे पास वो होगी 2/3 ओम, बस ये बना हुआ है। इफेक्टिव तो कुछ है ही नहीं, मींस ये वाली जो ब्रांच है ये वाली 4 ओम, इसमें कोई करंट नहीं आना। कोई करंट ना आने का मतलब हुआ कि जो मैंने यहाँ पे लेबलिंग की थी ना अभी, कि मैंने बताया था कि I2 माइनस I1 करंट आना है, वो क्या आना है 0। इसका मीनिंग क्या होगा कि आप जब सॉल्व करोगे आपका I1 इक्वल टू I2 खुद ही क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा I1 इक्वल टू I2। अगर आपका I1 इक्वल I2 क्या आ गए, इक्वल आ गए, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि ऊपर दोनों ब्रांचेस में तो करंट आएगा, बट वो दोनों एक दूसरे को माइनस करके मिडिल ब्रांच में क्या कर देंगे 0। तो दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, कम्बिनेशन सेल्स भी कर दिए और मैंने कर्चफ से भी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कोई और क्वेश्चन हमारे मतलब का बने, फर्स्ट 5 चैप्टर में देखे हैं कोई, डाइलेक्ट्रिक, ये आ गया देखो, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आ गया मेरे पास। कहता है कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट, इंट्रोडक्शन पढ़ने का कोई ऐसा खास रूल नहीं लगना, वो तो जस्ट टॉपिक के बारे में बता रहा है। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 10 to 80 हो गई है डाइलेक्ट्रिक डालने से, तो कहता है कांस्टेंट बताओ, तो बहुत सिंपल है, डाइलेक्ट मैग्नेटिक क्या होती है C0 इंटू K होता है, तो K कितना आ जाना 8 आ जाना, क्योंकि 8 टाइम्स होगी ना। कहता है n कैपेसिटर हैं सीरीज़ में कनेक्ट किए, सीरीज़ में अगर कनेक्ट करोगे तो ईच कैपेसिटेंस C/n हो जानी है, अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करते तो n टाइम्स हो जाती है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/n फॉर्मूला लिख देना। कैपेसिटर को V वोल्ट से चार्ज किया, कुछ टाइम के बाद ना बैटरी, देखो डिसकनेक्शन वाले क्वेश्चन हर बार पेपर में आएंगे, हर साल आते हैं। डिसकनेक्शन जब भी करते हैं तो याद रखना कि चार्ज फिर क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, बट वोल्टेज क्या होता है नॉट कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज कम होनी है बट चार्ज नहीं चेंज होना अगर डिसकनेक्शन कर दिया। कहता है डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्लेट में, एनर्जी स्टोर को क्या होगा जस्टिफाई करो। तो देखो कैसे करना है, चार्ज पहले किया है C Q, कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V है पहले, बाद में भी चार्ज क्या रहना Q, बट कैपेसिटेंस अब क्या होगी KC टाइम्स होगी ना डाइलेक्ट्रिक डालने से, तो वोल्टेज आ गई V डैश, ठीक है। दोनों को किया डिवाइड, तो जो वोल्टेज V डैश आनी है अपनी वोल्टेज का K टाइम्स क्या हो जानी है, तो V क्या हो जाएगी रिड्यूस्ड बाय K टाइम्स, ठीक है, ये हो गया। और अगर एनर्जी देखें, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रही चार्ज नहीं चेंज कर रहा ना, तो हम Q²/2C वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एनर्जी आपको पता है ये ओरिजिनल थी एनर्जी, तो न्यू डैश जो आनी है चार्ज तो वही रहना है, नई कैपेसिटेंस क्या हो गई है KC। तो हम नोटिस करो कि इसको सॉल्व किया U डैश, वो भी क्या आ गया U/, तो इसका मीनिंग एनर्जी भी क्या हो गई, एनर्जी स्टोर्ड रिड्यूस्ड बाय K टाइम्स, ठीक है। तो ये मैंने जस्टिफाई करके लिख दिया, ये पेपर में क्वेश्चन आते होते हैं। यही अगर कह देंगे भाई डिसकनेक्शन नहीं किया, कनेक्शन आर मेड, सेम है, जब कनेक्शन सेम रहते कैपेसिटर ने तो चेंज होना ही होना, बढ़ना ही बढ़ना है, बट वोल्टेज फिर चेंज, ठीक है। तो मान लो अगर कनेक्शंस क्या है पेपर में मेंटेन, क्या हो सकता है कि इस साल पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए मेंटेन, तो V क्या रहेगा कांस्टेंट, तो पहले Q क्या था CV था, तो न्यू Q डैश क्या आना है KCV आ जाना, इसका मीनिंग Q डैश कितना हो गया Q टाइम्स। और अगर ठीक है, और इसके बाद एनर्जी पूछेंगे तो हाफ CV² वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्यों लगाना CV² वाला फॉर्मूला, बिकॉज वोल्टेज कांस्टेंट है, तो पहले एनर्जी ये है, बाद में एनर्जी U डैश क्या हो जानी है K टाइम्स हो जानी है, ठीक है। तो दोनों मैंने आंसर लिखवा दिए। ये हो सकता है जब कनेक्शन मेंटेन होंगे, और ये कब है जब कनेक्शन क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे। तो ये था आपके पास इतना, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालनी बिटवीन A एंड B में। बेटा ये व्हीटस्टोन सर्किट है, व्हीटस्टोन में देखो इसकी कैपेसिटेंस
इसकी और इसकी रेशो 1:1, इसकी रेशो भी क्या है, तो इस पार्ट में कोई करंट नहीं आना। ऊपर वाले 2 कैपेसिटर सीरीज़ में, नीचे वाले 2 कैपेसिटर, तो ये सर्किट ऐसा बन जाना है, ऊपर कैपेसिटर नीचे कैपेसिटर, सीरीज़ में क्या होता है C/2 हो जाता है ना, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी आपकी मिलके C आ जाएगी। ठीक है, सो ये ख़त्म हो गया पेपर यहाँ तक।